नमस्कार साथियों, मैं रोशन गोयल आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं मैथमेटिक्स की क्लास। देख सकते हैं सब गेटअप वेटअप सब चेंज हो चुका है, थोड़ा गड़बड़ है तो 20 से बनता हुआ दिख रहा होगा लाइटनिंग की वजह से। तो कोई बात नहीं है, अगले क्लास में ठीक कर देंगे। तो अपना लोग पढ़ चुके हैं 1.1 पूरा खत्म कर चुके हैं और यहाँ शुरू करेंगे 1.2 और इसका सारे कॉन्सेप्ट इस बेसिकली इसमें जो है केवल एलसीएम और एचसीएफ है, जो कि हम फर्स्ट लेक्चर में ही आपको एलसीएम और एचसीएफ बता चुके हैं। पूरी तरह से वहाँ पर भी एक्सप्लेन कर दिए थे, बस सवाल नहीं लगाए थे। तो उस बेसिस पर भी आप सवाल लगा सकते हैं, ऐसा बात नहीं। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आप फिर से करेंगे एक्सप्लेन और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरे इसी लेक्चर में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और उसके बाद बचेगा सवाल। सवाल भी इसी में लगभग लगभग कवर कर देंगे और जो बचेगा अगले लेक्चर में, यानी कि 2 लेक्चर का ये एक्सरसाइज होने वाला है 1.2 और इसमें कुछ नहीं है। तो एक ठो जो है ये है 1.2 प्रमेय 1.2 अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। क्यों बोलते हैं इसको फंडामेंटल थ्योरम? और 1.2 है तो 1.1 कहाँ गया? तो 1.1 याद कीजिए, जिससे आप परेशान रहा करते थे, उसको हमने आसान किया था। वही ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ भी आर से बड़ा और 0 के बराबर या बड़ा होगा वही। तो वह था आपका 1.1, ये है 1.2 अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम लिखिएगा तो इंग्लिश भी लिख सकते हैं। ऑफ अर्थमेटिक्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, जगह है ऑफ अर्थमेटिक्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ये हमको क्या बताते हैं? देखिए, इसमें 2 को चीज यूज होने वाला है। एक है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। पता चला हमने इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया और आपका भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में दिक्कत है तो दिक्कत हो जाएगा। तो समझते हैं पहले भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होते हैं? भाज्य से स्पष्ट है कि यानी कि भाज्य, जिसको विभाजित किया जा सके, भाज्य। भाज्य 2 शब्द है, एक है अभाज्य। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होते हैं और भाज्य संख्या क्या होते हैं समझिए। भाज्य संख्या इसका देखिए अभाज्य, इसका एक्सप्लेन करेंगे तो अ प्लस भाज्य, इसको यदि हम डिविजन करते हैं यानी कि जिसका विभाजन ना हो। अभाज्य जिसको विभाजित नहीं किया जा सके, इसका मतलब क्या है? भाज्य यानी कि जिसको विभाजित किया जा सके। तो ऐसी संख्या जिसका 2 सीधा सीधी समझिए, जिसका केवल 2 फैक्टर होगा वो क्या होंगे? अभाज्य संख्या। जिसका 2 से अधिक फैक्टर होंगे, फैक्टर क्या होते हैं? जो कि उसको विभाजित कर सके, वो उसके फैक्टर होते हैं। सीधा सीधी एक चीज कॉन्सेप्ट याद रखना है, इसका केवल, किसका? अभाज्य संख्या का केवल 2 गुणनखंड होंगे, ठीक है। इसका 2 से अधिक होंगे, इसका 2 से अधिक होंगे। कौन सी होंगे? गुणनखंड होंगे, यहाँ पर लिखल है, आप समझेंगे। केवल इतना कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं, परिभाषा उतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप समझ आते हैं क्या है? मतलब इसका केवल 2, केवल ये शब्द पर ध्यान दीजिए, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए और 2 होना ही चाहिए।
दो होना ही चाहिए और दो से अधिक नहीं होना चाहिए, वही होंगे आपका अभाज्य संख्या। और जिसका दो से अधिक यानी कि दो तो होना ही चाहिए, उससे कम नहीं, दो से अधिक चलेगा, दो नहीं चलेगा, दो वाला इसमें आ जाएगा, दो से कम वाला भी नहीं चलेगा। तो आप बताइए इस दोनों कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होंगे बताइए आप लोग। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो सकते हैं? 3, दैट इज 3। इसका दो गुणनखंड क्या है? एक तो सब कुछ में मिल जाएगा, सबको काट देगा एक तो क्या होगा, एक तो स्वयं हो जाएगा 3, यानी कि दो और दो को हो गया। क्या यही इसका छोटी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है? नहीं, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या में आपका 2 आता है। क्या ये इससे छोटा है? यस, छोटा है। देखिए इसका भी आपका दो गुणनखंड आ जाएगा, एक तो इसका भी 2 आ गया, 2 गो। तो सबसे छोटी इससे छोटी है, बोलिएगा 1 भी तो इससे भी छोटा हो सकता है 1। तो 1 का आप 2 फैक्टर हमको करके दिखाइए, होबे नहीं करेगा, एक तो केवल 1 हो जाएगा और क्या होगा। तो इसका एक ही गुणनखंड आ रहा है, तो ये अभाज्य संख्या में नहीं गिना जाएगा, इसका 2 गुणनखंड होना ही चाहिए, यानी कि मतलब 2 गुणनखंड होना चाहिए। तो आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया? 2। स्टेटमेंट के रूप में भी आ सकता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो 2। एग्जाम्पल में ऐसे करके लिखिए लीजिए, अपने तो बोल सकते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ठीक है। अब सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? आप ये बताइए, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है बताइए। तो एक तो आपका बाद में बात करते हैं, एक क्या है? 2, देखिए 2 आ गया इसमें, 3 का 2 ही फैक्टर था, 1 और 3, वो भी नहीं होगा। अब अगला चलते हैं, 4 देखते हैं, तो 4 क्या होगा? 4 हो जाएगा आपका क्या? 4 हो जाएगा आपका भाज्य संख्या। 4 का फैक्टर देखिए क्या क्या होता है, एक तो 1 से, अरे 4 लिखना था, 4 लिखते, ठीक है 4, यानी कि 1 से कट जाएगा 4, एक तो 2 से कट जाएगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 2 दूनी 4 होता है, और 4 से कट जाएगा, यानी कि 2 से अधिक हो गया, 3 हो गया, 1 2 3, यानी कि 3 हो गया। 2 से अधिक होना चाहिए, 2 से अधिक है, तो यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? एग्जाम्पल के रूप में इसको भी पॉइंट बना के लिख लीजिए, एग्जाम्पल में नहीं, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या वो क्या हो जाएगा आपका? 4। इससे छोटी भाज्य संख्या नहीं संभव है, 4 से छोटी भाज्य संख्या नहीं संभव है। अब बताइए आप लोग, एक क्या है? एक बात बोले थे, बाद में बात करते हैं, क्या है एक? ये ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या, ये ना ही ये है और ना ही ये है। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसके डेफिनेशन में बताता है ये 2 से अधिक 2 से अधिक फैक्टर होना चाहिए। इसका डेफिनेशन कहता है ये केवल 2 होना चाहिए, ना ही इसके पास 2 से अधिक है, ना ही केवल 2 से अधिक है, और ना 2 है। 2 है ये, नहीं तो 2 से अधिक कैसे हो जाए? ये ना ही अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या। ये भी आप लिख सकते हैं, एक ना तो, पॉइंट बना के लिखिएगा ऐसे करके, नीचे भी लिख सकते, ये सब लिख लिया तो उसके नीचे लिखिएगा, इधर हम नहीं लिख रहे हैं, नहीं लिखिएगा, हो सकता है। एक ना तो भाज्य संख्या, संख्या ऐसे लिख सकते, संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या, ना ही अभाज्य संख्या। एक ना तो अभाज्य संख्या है, ना ही भाज्य संख्या, पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। ये तो हो गया आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो कि इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। हो सकता है ये सब आपको पहले से पता हो, क्योंकि इस चैप्टर का बात नहीं, बेसिक है।
तो यदि ये सब आप समझ गए हैं पूरी तरह से, तो आप चलते हैं इस आधारभूत प्रमेय को समझने के लिए। क्यों कहते हैं इसको अंक गणित की आधारभूत प्रमेय? कहते हैं, देखिए पहले प्रमेय समझते हैं उसके बाद बताते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को, यानी कि कोई भी भाज्य संख्या होगा जिसका कि 2 से अधिक फैक्टर है, प्रत्येक भाज्य संख्याओं को एक गुणनफल पर प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जितने भी भाज्य संख्या होंगे, कोई भी भाज्य संख्या, इसको क्या कह रहा है, भाज्य संख्या को एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अभाज्य संख्या गुणनफल, यानी कि जिसका कि 2 फैक्टर है उसके गुणनफल के रूप में, यानी कि भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यहाँ भी होगा, अभाज्य इंटू अभाज्य, और कहीं लिखा रहा है अभाज्य, इस प्रकार से डॉट डॉट, यानी कि अभाज्य संख्या के ही गुणनफल के रूप में लिखना है। इसका पावर 1 2 3 4 5 6, यानी कि हो सकता है 2, यानी कि अभाज्य संख्या के रूप में मान कहते हैं आपका 2 और 3 आया इस चीज का, यानी 6 का फैक्टर क्या है, 2 और 3। तो कहते हैं प्रत्येक संख्या को, भाज्य संख्या जितने भी है, 6 भाज्य संख्या है, क्योंकि 6 को देखिए 2 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 1 से काट सकते हैं, 6 से काट सकते हैं, 4 को हो गया तो भाज्य संख्या हो गया। पर ई भी भाज्य संख्या है तो इसको क्या, 2 और 3 के गुणनफल के रूप में लिख दिए, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में। देखिए ये अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, इसका पावर क्या है, 1 है, इसका 1 है, यहाँ पर 1 है। और प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही इसका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स बताता है। तथा, और आगे क्या कहता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्रम, इस पर ध्यान दीजिए, क्रम के बिना अद्वितीय होता है, यानी कि क्रम इंपोर्टेंट नहीं है। आप इसको यदि 3 गुना 2 भी लिख दीजिएगा तो कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी कि पहले भी लिख दीजिएगा, पहले मतलब पहले कुछ भी लिखिए। अभी आपको बोल दिए 125 का आप हमको फैक्टर करके दो, तो आप पहले 5 से लगा सकते हैं, छोड़िए 125 छोड़ दिए, आज 5 से ही पहले इसमें लगभग करेगा, इससे पहले नहीं लगेगा। ऐसा कोनो संख्या सोच लेते हैं, यानी कि आप समझिए 21 से बोलते हैं, 21, ठीक है। इसको आपको बोलेंगे फैक्टर करने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा, पहले 3 से लगाइएगा, 7 से लगाइएगा। आप इसमें पहले जो है ना हाईएस्ट से भी लगा सकते हैं। पहले हम 7 से लगा देंगे तो हमको क्या बिगड़ जाएगा, हम 7 से लगाएंगे 3 आएगा। तो बात ये है कि मतलब आप हाईएस्ट से भी लगा सकते हैं, मतलब ये ना है जो छोटा संख्या से ही पहले लगाना है, उसके बाद बड़ा संख्या से, फिर उसके बाद जो बड़ा संख्या, ऐसा बात नहीं। सबसे बड़ा संख्या जो आपको, लेकिन अभाज्य संख्या होना चाहिए, यानी कि उसका 2 ही फैक्टर होना चाहिए। सबसे बड़ा से लगाइए, आसान से टूट जाएगा और छोटा में सवाल बन जाएगा। इसे तोड़ते जाइएगा, छोटा से बड़ा, बड़ा से फिर बड़ा, ऐसे करके थोड़ा सा ज्यादा लगे। लेकिन आप सोचिए, मतलब बड़ा से भी लगा सकते हैं, केवल अभाज्य संख्या होना चाहिए। इन्हें जो 2 से लगा रहे हैं, 4 से लगा रहे हैं, 2 से लगा सकते हैं, मतलब 4 से लगा रहे हैं, उसके बाद 6 से, ऐसे नहीं लगे, बस अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त करना है, यानी बड़ा से भी लगा सकते हैं। ये कहते हैं बिना क्रम के, यानी कि इस उल्टा भी लिख सकते हैं। अद्वितीय होता है, ऐसा नहीं कि उसके बाद दूसरा में आंसर आएगा, दूसरा नहीं आ सकता। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, आपको समझा चुके कई बार। अद्वितीय शब्द का मतलब, अद्वितीय शब्द का मतलब है जिसके रूप का दूसरा ना हो। अद्वितीय, जिसके जिस जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा ना हो, उसको अद्वितीय बोलते हैं। पूरा फंडामेंटल थ्योरम समझ में आ गया। ये लाइनें एनसीईआरटी से उठाया गया है, उसको केवल समझाए हैं, ठीक है। तो देखिए प्रमेय याद करना जरूरी है। ये प्रमेय उतना इम्पोर्टेंट नहीं पूछता है कभी भी, लेकिन और सब प्रमेय आपको पूरा मुंह पे याद, ठोट पे होना चाहिए। जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बिना आप देखे होंगे, मतलब सब में हम लिख रहे थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, जहाँ पर हम वो लिख रहे थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, वहाँ पर आप प्रमेय भी लिख सकते हैं। तो यदि वहाँ पर स्टेटमेंट के रूप में भी आ सकता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ
जहाँ बी जो है बड़ा है आर से, ग्रेटर देन आर, और आर नॉट आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये उसका जो है ना याद रहना चाहिए। और ये तो नहीं आएगा सवाल में उतना यूज, लेकिन सवाल में यही यूज आएगा जो उसको फंडामेंटल थ्योरम है तो उसको क्या है अभाज्य संख्या के रूप में लिखा है। वैसे भी अपना लोग पहले से ही एलसीएम बारे में लिखते थे, लेकिन फिर आगे भी आएंगे छः पर, वहाँ पर भी ट्रेंगल में आप डायरेक्ट शायद आएंगे, तो वहाँ उसका भी याद रहना चाहिए, तभी आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पाइएगा। सारे जितना भी है ना प्रमेय सबको याद रखना है। तो 1.1 जो खत्म कर दिए हैं वो सब सवाल आप लगाइएगा। अब हम सब सवाल अपना सॉल्व कर दिए हैं, अब और जो आप यहाँ से छापे हैं उसको आप अपना से बनाइएगा, एक बार दो बार बनाइएगा। यदि आप चाहते हैं मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा आपका नॉलेज हो, मार्क के लिए आप उसी सवाल को कम से कम 5-7 बार लगा लीजिए। अभी 5-7 बार नहीं भी 3 बार भी लगा लीजिए, यदि आपको बन रहा है तब 3 बार लगा लीजिए। यदि आपको नहीं बन रहा है, देख देख करके आप 5-7 बार लगाए, पहले 3-4 बार लगाइएगा तो आपको बनने लगेगा। आपको जब बनने लगेगा आप तब 2 बार लगा लीजिए, बस। अब यह रहने दीजिए, बाद में आप रिवाइज कीजिएगा। अब तक साथ में चलिए। लेकिन जब आपको अच्छा नॉलेज गेन करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के सवाल वेरिएशन में लगाइए सवाल, जिससे कि आपका माइंड खुल सके। तो अलग अलग टाइप का दूसरा फैक्टर यूज कीजिए, किसी सिन्हा, आर एस अग्रवाल, जो बना सकते हैं बनाइए, कोनो बात नहीं, सब कंसेप्ट हो गया है। जो आपको किताब मिलता है वो लगा डालिए, जो सवाल मिलता है वो लगा डालिए। जैसे अलग अलग प्रकार के कीजिएगा तो थोड़ा सा वहाँ पर भी कंसेप्ट बढ़ता जाएगा, आपका दिमाग खुलेगा। तो ये हो गया। अब एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलता है वो निकालने सीखेंगे, वो सीख चुके हैं पहले ही, लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट करेंगे। तो एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर जो है ना अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है, ये पहले से था, लेकिन इसको भी पहले किताब में दिखाया था एक ठो गणितज्ञ। 3 गणितज्ञ के रूप में बहुत सारे गणितज्ञ सुने होंगे, आर्किमिडीज सुने होंगे, न्यूटन सुने होंगे, रामानुजन सुने होंगे, आर्यभट्ट सुने होंगे। ये सब प्रसिद्ध गणितज्ञ है। तो उसी में से एक गणितज्ञ है, विदेशी है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। कार्ल फ्रेडरिक गॉस, इसको गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। गणितज्ञों का ये है इंटरनल नॉलेज, एक्सटर्नल नॉलेज। कार्ल फ्रेडरिक गॉस, इसे गॉस लिख दीजिएगा हो जाएगा, गॉस टाइटल है। इसको गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। अब राजा कहाँ आएगा पता नहीं, राजा किसको बोलेंगे तो इसे कार्ल फ्रेडरिक गॉस को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। यही इस कॉन्सेप्ट को अपने बुक में एक्सप्लेन किया था। पहले भी था, लेकिन बुक में ये पहले इसको लाया था। ठीक है, चलते हैं एलसीएम और एचसीएफ पर। ये लिखने रहने देते थे क्योंकि यहाँ पर बोर्ड चमक रहा होगा, भी शेप दिख रहा होगा आपको, गड़बड़ आ गया है, ठीक कर लेंगे। देखिए आप एग्जांपल समझते हैं, इस चैप्टर में केवल है एलसीएम और एचसीएफ, बस एक तो पेपर में था वो हो गया है। आपको बोला जाए 6 और 20 का एलसीएम एंड एचसीएफ याद कीजिए। इतना में तो हम इंग्लिश में लिख लेते करें। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20। तो क्या कीजिएगा, पहले 6 लगाइए। देखिए 6 का फैक्टर लिखिए क्या हो सकता है। अब आज बोले थे सब संख्या को क्या, ये एक भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है। इसको क्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। अभाज्य गुणनखंड के 2 अभाज्य संख्या है और 3 अभाज्य संख्या है। 2 into 3 लिख सकते हैं। कैसे आपको ये पता चला जो 2 into 3 लिख सकते हैं, यदि ये आपको, ये तो हमको याद था, ठीक है। अब यदि बड़ा संख्या है 10,000, 20,000, 50,000 के आसपास का, तो उसका आप कैसे करके देखिएगा, 6 इसमें लघुत्तम लगाइएगा, ठीक है। ऐसे 2 3 ऐसे करके काटिएगा, हाँ ऐसे करके लिखिएगा यहाँ पर, ठीक है। बगल में कीजिएगा, ये लिखिएगा। 20 को क्या लिख सकते हैं, पहला आपको 2 आएगा, 2 दूना 4, 2 into 2 into 5, यानी कि 2 गुना 2
2 दूना 4 पंचे 20। ऐसे करके देखिए यहाँ पर 20 2, ऐसे हम बताए थे पहले बड़ा सा भी लगा सकते, देखिए बड़ा सा लगाते डायरेक्ट 5 से लगाएंगे हम पहले, 5 चौक 20 4 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 2 आएगा, क्या 2 को 2 आया, 1 को 5 आया। इसको ऐसे लिखेंगे 2 को 2 है, देखिए ये भी अभाज्य संख्या है, ये दोनों भी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है इसे। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 को 2 है तो 2 के पावर 2 ऐसे लिखेंगे इनटू, एक तो 5 है, 5 के पावर 1 है तो 1 है। एलसीएम क्या कहता है बताए थे, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि मल्टीपल। इसका मतलब एक तो समझ लीजिए, ठीक है, इसका अर्थ क्या है, अर्थ समझते हैं एक बार। एलसीएम और एचसीएफ ये वो संख्या है, एलसीएम एलसीएम वो संख्या है जो उस संख्या को सबसे छोटी से छोटी संख्या जो उस संख्या से विभाजित हो जाए, क्या बोले इसमें समझ में आया होगा। चलिए, और एचसीएफ क्या है, एचसीएफ वो संख्या है जो उन दोनों संख्या, जो यदि दो संख्या, जैसे दो संख्या दिया हो ना 20 और 6, इन दोनों में वह संख्या है जो कि दोनों में कॉमन आ सकता है, बड़ी से बड़ी संख्या जो कि दोनों में कॉमन आ सकता है। इसका मतलब है बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो उन संख्याओं में, उन में कॉमन, कॉमन का मतलब वेनिस्ट आ सके। निकालना बहुत सिखा देंगे, तुरंत हो जाएगा, लेकिन मतलब समझा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, छोटी सी छोटी संख्या जिससे, जो छोटी सी छोटी संख्या जो दोनों से विभाज्य हो, जो दोनों से विभाज्य हो, दोनों से विभाज्य हो सके, लिख दीजिए हो सके, ठीक है। यहाँ पर 2 क्यों लिखे हैं, 3 रहेगा तो तीनों से, जितना मतलब जितना चीज का आपको एलसीएम 4 5 संख्या 6 संख्या का एलसीएम निकालने के बोले तो उतना संख्या सबसे विभाज्य होना चाहिए। सबसे मतलब सबसे, यानी यहाँ पर 2 को संख्या है तो इससे भी विभाज्य होगा वो संख्या जो निकलेगा एलसीएम, और इससे भी विभाज्य हो गया होगा। और एचसीएफ का मतलब क्या है, इन दोनों में जो बड़ा से बड़ा कॉमन आ सकता है वो होगा उसका एचसीएफ। ये भी आप कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा, एचसीएफ का मतलब क्या है, मतलब डिफिनेशन के रूप में। देखिए क्या बोले हैं, बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन लेना है, कॉमन वही शब्द होगा जो कि दोनों में होगा, वही संख्या होगा जो कि दोनों में होगा। देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, आपको 2 दिख रहा होगा एक तो, और तो 3 तो इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें है तो इसमें नहीं, 5 इसमें है तो इसमें नहीं, एक तो 2 ही कॉमन आ रहा है। तो ये एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, एचसीएफ इक्वल टू 2। एलसीएम की बात करें, एलसीएम क्या, एलसीएम एलसीएम वो संख्या होता है जो कि आप दोनों से विभाज्य होगा, तो यानी कि दोनों चीज जो जो आ रहा है दोनों में वो आना चाहिए। दोनों में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, चलिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है, आगे आपको 2, जो दोनों में जो जो चीज होगा कॉमन उसको भी लिखेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लिखेंगे। 2 तो आ गया, एक और 3 नहीं आया है, 5 नहीं आया है, सही है। देखिए 2 का हाईएस्ट पावर ले गए यहाँ पर, हाईएस्ट क्यों लिए, क्योंकि यदि इससे कट जाता है, कॉमन है तो इससे कटवे करेगा 2 से, लेकिन इसका जो है ना एक तो मल्टीपल वो छूट जाएगा यहाँ पर। तो हो गया कितना, गुना कर दी, 2 दूना 4 दिया 12 पंचा 60, सही है।
60 सही है। तो एलसीएम क्या आ गया आपका 60, एचसीएफ क्या आ गया आपका 2। आपको डिफिनेशन में क्या बताया, बड़ी से बड़ी संख्या जो कि दोनों में कॉमन हो। तो अब आपको ये दोनों में कॉमन लेकर के बताइए कौन सी संख्या है जो दो में कॉमन है। तो देखिए दोनों में एक कॉमन है, एक ठो। अब एक से अगर जाइएगा तो दो दोनों में है, दो तिहाई 6, दो पंचे 10। अब उससे अगर 3 जाइएगा तो दोनों एगो ही कट रहा है, कटवे नहीं करेगा, कोनो संख्या से कटवे नहीं करेगा, एगो कटेगा एगो नहीं कटेगा, तो कॉमन नहीं होगा। तो इससे ज्यादा से ज्यादा दोनों में कॉमन क्या आ सकता है, तो 2 आ सकता है। और कौन सी ऐसी संख्या है जो कि छोटी से छोटी संख्या जो कि दोनों से विभाज्य है। यानी कि मान करें कि आप 30 लेते हैं तो 6 से कट जाएगा, 6 पंचे 30, लेकिन 20 से कट भी नहीं करेगा। फिर 45 लेते हैं तो दोनों में से कोनो से नहीं कट रहा है, मतलब 20 का मल्टीपल 40 ले लेते हैं तो इससे नहीं कटेगा, इससे कट जाएगा। लेकिन इस 60 सबसे छोटी संख्या है जो कि दोनों से कट रहा है। आप एक्चुअल मीनिंग समझ गए। अब डायरेक्ट सवाल के तोड़ते हैं, देखते हैं कैसे नहीं टूटता है। ऐसे बहुत बकवास हो गया है। सवाल टूटने का वक्त है, तोड़ने का वक्त है, टूटने का तोड़ने का। इसमें तो आग लगा देंगे आग। अब निकालते हैं उदाहरण नंबर आपका 7 में है क्वेश्चन। उदाहरण नंबर 7 में क्या है, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए दिया गया है 96 और 104 का। ठीक है, दो शब्द है, फाइंड। फाइंड लिखते थे, इंग्लिश में लिखते हैं फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ कितना 96 96 एंड 104 यानी कि 104। ये दोनों संख्या है, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, करेंगे क्या, सीधा सीधी पहले फैक्टर लिखेंगे, उसके बाद जो कॉमन होगा वो लिखेंगे, जो कॉमन नहीं होगा इसमें लिखेंगे। 96 से 4 बताए थे कैसे करना है। 96 यहाँ पर लिखिए, बड़ा आता है आपको। देखिए बड़ा से बड़ा संख्या 9 6 15 यानी कि 3 हमको बड़ा दिख रहा है, 3 से दोनों कट जाएगा। 3 तिया 9 बचा 2। ठीक है, आप देखिए 3 से निकल 2 कटेगा, 16 2 से लगाइए 8 8, ऐसे में गलती हो जाएगी। 2 4 फिर 2 से लगाइए, 2 दूनी 4 आ गया। देखिए क्या को 2 आया, 5 को 2 एगो 3, यानी कि 2 के पावर 5 लिखेंगे इसको। एक तो क्या है 3 आया। अब इसी प्रकार से आपको 104 को लिखिए यहाँ पर, ये बगल में कर सकते हैं एग्जाम में भी, लेकिन मेन तो यही है, ये तो लिखना है। नहीं कीजिएगा रफ में कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, इतना मतलब नहीं, लेकिन काफी लंबा होता है, बगल में भी कर दीजिएगा तो कोनो प्रॉब्लम नहीं लेगा। 2 से लगाइएगा कितना 5 2 52, फिर 2 लगाइएगा, 2 दूनी 4, 1 बच गया 2 6, फिर 2 लगाइएगा 13 13 दूना 26। हाँ अब देखिए 13 में कुछ लगेगा, 13 एक अपने आप में अभाज्य संख्या है। 2 की पावर क्या आएगा, 2 क्या 2 है, 1 2 2, 3 को 2 है इंटू एगो 13 है। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम एलसीएम बताइए। एलसीएम वो संख्या होगा जो कि सब दोनों में से ले लेंगे, बड़ा से बड़ा। एलसीएम में देखिए आप वो भूल जाइए, आप क्या कॉन्सेप्ट पढ़े। आप देखिए बनाने में क्या है, एलसीएम में आप बड़ा से बड़ा पावर लीजिए, जो 2 का सब कुछ का बड़ा से बड़ा पावर लेते जाइए। 2 का बड़ा से बड़ा पावर यहाँ पे क्या दिख रहा है, दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 का बड़ा वाला पावर ले लेंगे, 2 की पावर 5। ठीक है, अब तो इसको नहीं लेना है, 2 वाला ले लिए। अब 3 का बड़ा से बड़ा पावर 3 एक है, ये है, चलिए 3 लिखते हैं। 13 का बड़ा से बड़ा पावर जो जो चीज आता है उसका बड़ा से बड़ा पावर लेते जाइए और गुना कर दीजिएगा 13। यही इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया, गुना कर दीजिएगा। इतना तो हम मान सकते हैं, आप कर लीजिएगा, फिर भी हम कर देंगे यदि बोलिएगा तो। एचसीएफ में क्या बोले थे, कॉमन, हाईएस्ट कॉमन। तो कॉमन देखिए ऐसे ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर याद रहेगा तो आप बड़ा वाला पावर, हाईएस्ट बड़ा वाला पावर ले लिए। कॉमन वही आएगा जो दोनों में होगा, दोनों में वही होगा जो कि कम से कम होगा। तो इसमें जो छोटा पावर होगा वो एग्ज्यूम कर लीजिए, बस दोनों में कॉमन वाला छोटा पावर जो है वो कंज्यूम कर लीजिए, वो हो जाएगा।
हाईएस्ट देख के ये बड़ा वाला पावर नहीं लीजिएगा, इसमें आता है जो छोटा पावर होता है, ठीक है। 2 के पावर 3 और कुछ तो दिखिए ना रहा है दोनों में कॉमन, यानी कि हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8। इसका मतलब देख लीजिए सवाल बनाने के लिए इसमें क्या होता है, सवाल बनाने के रूप में देखिए छोटी पावर, पावर का मतलब घात, नीचा लिखा दिखा कि नहीं दिखा पता नहीं, पावर यानी कि घात, जो कि कॉमन होगा दोनों में, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बड़ा से बड़ा पावर लेना है इसमें, बड़ा पावर, और जो दोनों में नहीं है वो सब लेना है। तो अब बताइए एक तो चीज, एलसीएम मान कर कि आपको देते हैं 5, 10, 5,000, 5,000, 7,000, तो अभी 7,000 तक यदि हम दे दिए हैं तो इसका एलसीएम जो है ना, क्या 7,000 से कम हो सकता है? नहीं होगा कभी भी, क्योंकि 7,000 से तो उसको कटना पड़ेगा, यानी कि 7,000 से ज्यादा हो सकता है। अधिकतम क्या हो सकता है, जो उसकी सबसे बड़ा संख्या है वही उसका एलसीएम हो सकता है, पता नहीं कितना होगा, लेकिन उससे कम नहीं हो सकता, यानी कि जो बड़ा से बड़ा संख्या है। इसका 20 वाला जो दिखा देते इससे पहले, तो उसमें एलसीएम क्या है, 20 से कम नहीं हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 20 होगा, मतलब कम से कम 20 होगा, उससे ज्यादा होगा नहीं। तो एचसीएफ में तो छोटा संख्या आएगा, लेकिन एलसीएम जो है ना, जो बड़ा संख्या होगा ना उससे ज्यादा होगा। तो ऑप्शन में जो होगा एलसीएम निकालने के लिए बड़ा से बड़ा बहुत संख्या दे दिया, पहले ऑप्शन ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन में यदि सब छोटा छोटा संख्या है उससे, तो वो सब तो अपने संभव नहीं है, सीधा कट कीजिएगा मार दीजिएगा, उतना निकालने की जरूरी नहीं है। अब पता चला आपको इतना बड़ा बड़ा दे दिया आप, ठीक है। नॉट ये दोनों का आपको दे दिया एलसीएम निकालने के लिए, आपको ऑप्शन में दो संख्या दिए हैं, इसका ऑप्शन ए में दे दिया आपको कुछ ऐसे 5, 7, 8, यानी कि 3 अक्षर, यानी कि 3 अंक है इसमें। बी में दे दिए 375, सी में दे दिए 8, 9, 7, 4। देखिए इसमें 5 डिजिट है, इसमें 6 डिजिट है, यानी कि 6 डिजिट वाला आपको आंसर होगा, यानी कि 6 डिजिट में भी कौन चीज 5 डिजिट वाला, अभी 6 डिजिट वाला कम से कम आंसर होगा। 6 डिजिट में इससे या तो यही हो सकता है या फिर इससे ज्यादा होगा। तो आप देखिए इसमें सब तो कम से कम आंसर में दे, ऑप्शन में दे दिया है 500, 400, 8,000, तो ये सब तो होगा नहीं करेगा। यदि डी में आपको 9 नंबर दीजिएगा तो वो मार दीजिएगा, या तो जो सही आंसर होगा वो दिया रहेगा वो मारिएगा। पहले देख लीजिएगा ऑप्शन, एक बार देख लीजिए ओवरव्यू में, हाँ देख रहे हैं नए हैं तब निकाल के देखिए। यदि बड़ा बड़ा 2-3 को दे दिया है, बड़े हैं सब, तो तब बनवा दिया। तो एग्जाम्पल हो चुका है। देखिए क्लास का ड्यूरेशन कितना है, क्लास का ड्यूरेशन उतना ज़्यादा नहीं रखेंगे, आधा घंटा से ज़्यादा। देखते हैं पहले क्लास कितना चला है, उसके बाद यदि रहेगा तो और सवाल बनाएंगे, नहीं तो अभी छोड़ देंगे। 32 मिनट हो चुका है, तो क्या करें। हमारा तो विचार है और पढ़ाने का थोड़ा सा, लेकिन समय का अभाव रहते पेपर क्लास को एंड करने की बारी आ गई है, तो एंड होने जा रहा है। चलिए तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। नहीं तो वो जो सपना देखे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लेने का, कितनों भी हम घोर के यहाँ पर पिला देंगे, कोई भी टीचर्स पढ़ते आते होंगे, मतलब 5 जगह पढ़िए 10 जगह पढ़िए, यदि आप बार बार प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आप एग्जाम हॉल में समय नहीं बचा पाइएगा। आपको एग्जाम हॉल में जाना क्वेश्चन देख के आपको मतलब इन्हें तो सोचना होगा कि आप कैसे बनेगा, ये तो आना ही नहीं चाहिए। सीधा सीधी उसका स्टेप समझ में आ जाना चाहिए, इसने ऐसे करेगा इतना आंसर आ जाएगा, स्टेप कम से कम आना चाहिए। नहीं तो याद है तो बुझिए और अच्छा है, फटाफट आप यहाँ से वहां तक छाप दीजिएगा। याद है तो और अच्छा है, यदि याद नहीं है तो कम से कम इतना आ जाना चाहिए जिसमें सोचना न पड़े जो हमको क्या करना है, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे।
देखिएगा सवाल, हाँ इससे बनता है, आपको स्टेप याद आना चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, एक सवाल को अधिक से अधिक बार प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। आपको कितना भी यहाँ पर अमृत पिलाएंगे, अभी अमृत पिला देंगे, धीरे 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 वो विष के रूप में आपके आप पे हो जाएगा, विष बन जाएगा, अमृत नहीं रहेगा। तो यदि आपको अमृत बनाए रखना है, यदि आपको हम यहाँ पे विष भी दे रहे हैं, यदि आपको उसका अमृत बनाना है तो प्रैक्टिस करना होगा, धीरे धीरे वो अमृत के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, चलिए रखते हैं आज यहीं तक। टेक केयर, जय हिंद।